नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से संबंधित जो एमसीक्यू की सीरीज हम लोग स्टार्ट किए थे उसका एमसीक्यू नंबर 18 आप सभी को मैं पहले ही इन्फॉर्म किया था कि हम लोग जो एमसीक्यूज कर रहे हैं वो टॉपिक वाइज रहेगा। और अभी हमारा टॉपिक चल रहा है कौन सा विशिष्ट बालक, या इसी को क्या बोलते हैं, हमारा सामान्य शिक्षा है, वंचित वर्ग के बालक है, या फिर विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक है। इतने टॉपिक से जितने भी एमसीक्यूज बढ़ रहे हैं उसको मैं इस टॉपिक के अंदर कवर करा रहा हूँ। ठीक है, विशिष्ट बालक लिखा इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ विशिष्ट बालक के बारे में बता रहा है, सर ऐसा नहीं है। सभी इसमें सामान्य शिक्षा का भी उल्लेख है। ठीक है, मैं जितना भी एमसीक्यू जो भी कराया हूँ 17 भी एमसीक्यू करा चुका हूँ, उस सब का पीडीएफ आप सभी को मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि मैं उसमें पूरा आंसर के साथ पीडीएफ अपलोड किया हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको इंक्वायरी है या फिर कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूँ, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बिना देरी किए हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, अधिगम असमर्थी बालकों की पहचान के लिए कौन सा परीक्षण उपयुक्त नहीं है करके पूछ रहा है। कौन सी, किसके लिए? अधिगम असमर्थी जो बालक है ना, उन लोगों की पहचान करना है, तो उनके पहचान के लिए कौन सी परीक्षण सही नहीं है करके आप लोगों को पूछा गया, आपको बताना है। इसके लिए पहले हम लोग देख लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए है उपलब्धि परीक्षण, ऑप्शन बी है रुचि परीक्षण, ऑप्शन सी है योग्यता परीक्षण और ऑप्शन डी है मानक निदानात्मक परीक्षण। अगर इसका सही आंसर देखें तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? रुचि परीक्षण। रुचि परीक्षण जो है उपयुक्त नहीं है किसी अधिगम असमर्थी बालकों की पहचान करने के लिए। ठीक, सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको कथन दिया गया है, उसमें विचार करके आपको जो कोड दिया रहेगा उसको बताना है। ठीक, सबसे पहले कथन देखते हैं। कथन एक दिया है, भारत में विकलांग पुनर्वास परिषद की स्थापना 1992 में की गई। ये बिल्कुल सही है, 1992 में विकलांग पुनर्वास परिषद की स्थापना की गई थी। अगला कथन है, विकलांग लोगों के लिए समान अवसर समान अधिनियम 1995 में लाया गया था। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है, 1995 में विकलांग लोगों के लिए समान अवसर और समान अधिनियम लाया गया था। अगला कथन है, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय विकलांगों से संबंधित नीति नियम बनाता है तथा उन्हें लागू करता है। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि सामाजिक न्याय और कौन सा अधिकारिता मंत्रालय जो है विकलांगों से संबंधित नियम बनाता है। तो हमारा कथन नंबर 3 भी क्या हो रहा है? सही हो रहा है। और कथन नंबर 4 है, विकलांगों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा वर्ष 2006 में हुई थी। तो ये भी बिल्कुल सही कथन है, वर्ष 2006 में ही किया गया था। अब आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं, इनमें आपको क्या बताना है? सही कथन को चुनना है। तो मैं अभी ये भी बता दिया, चारों कथन सही हैं, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी कथन दिए गए हैं, इसमें भी आपको कथन को पढ़कर उसका आंसर बताना है। ठीक, कथन नंबर 1 है, शिक्षकों को अधिगम असमर्थी बालकों के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल सही है। अधिगम असमर्थी मतलब जो सीखने में असमर्थ है, जो बच्चे अच्छे से सीख नहीं पाते हैं, उसके लिए बोल रहा है। ठीक, तो सही बात है, उसके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास बिल्कुल करना चाहिए, ऐसा नहीं है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन मतलब अब कथन नंबर 1 तो सही हो रहा है हमारा। कथन नंबर 2 है, समस्या के आधार पर पाठ्यक्रम में सुधार होना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही है, पाठ्यक्रम में सुधार समस्या के आधार पर करना ही चाहिए। अगला कथन है, शिक्षकों को बालकों के साथ औपचारिक तथा अनौपचारिक बैठकें करनी चाहिए। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है, तो कथन नंबर 3 भी हमारा सही हो रहा है। और कथन नंबर 4 है,
सर्वप्रथम बालक को सीधे तथा सरल कार्य करने चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही है। स्टार्टिंग में बालक को सरल व सीधे कार्य करने से प्रारंभ करना चाहिए, फिर धीरे धीरे करके वो एडवांस की ओर जाएगा। तो कथन नंबर 4 भी हमारा सही है। तो उपरोक्त में से क्या बोले, सही कथन को चुनना है। तो अभी मैं बता दिया आपको, चारों कथन हमारा सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कथन सही है। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रमस्तिष्क अंग आघात होने के क्या कारण हो सकते हैं। प्रमस्तिष्क अंग में घात होने के क्या कारण हो सकते हैं, उसको बताना है। ऑप्शन ए दिया है जेनेटिक गड़बड़ी, ऑप्शन बी दिया है क्रोमोजोमल असामान्यता, ऑप्शन सी दिया है मस्तिष्क को रक्त की दोषपूर्ण आपूर्ति, और ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी। तो प्रमस्तिष्क के अंग घात होने के कारण में आपकी जेनेटिक गड़बड़ी भी आता है, क्रोमोजोमल असामान्यता भी आती है, और मस्तिष्क को रक्त की दोषपूर्ति आपूर्ति, हाँ तो इससे भी होगा ना भाई, मस्तिष्क में आघात है ना। तो क्या हो रहा है, तीनों ऑप्शन आपका सही बता रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति जिसको कोई ऐसा शारीरिक दोष है होता है जो किसी भी प्रकार से उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है। ऐसा व्यक्ति है जिसको कुछ शारीरिक दोष है या फिर शारीरिक अक्षमता है जो कि उनको सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है अथवा उसे सीमित रखता है, उसे हम शारीरिक न्यूनताग्रस्त या विकलांग व्यक्ति कह सकते हैं। यह कथन किसका है, ये कथन है, यह कथन किसका आपको बताना है। ऑप्शन ए है क्रो एन क्रो का, ऑप्शन बी है वैलेंटाइन का, ऑप्शन सी है स्किनर का, और ऑप्शन डी है निक्सन का। इसका सही आंसर देखें तो सही आंसर होगा, यह कथन है मिस्टर क्रो एन क्रो का। मिस्टर क्रो एन क्रो ने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति को शारीरिक दोष है जो उसको सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या फिर उसको सीमित कर देता है तो उसको हम लोग विकलांग बोल सकते हैं। ठीक, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी ने विकलांग शिक्षा के संबंध में क्या कहा है, उसको आपको बताना है। ऑप्शन ए है विकलांगता का तात्पर्य है अंग विशेष की कार्य क्षमता पर अंकुश, बिल्कुल सही है। अंग क्षमता की कार्य क्षमता पर अंकुश होना ही तो विकलांगता कहलाती है। ऑप्शन बी है विकलांगता जन्मजात से हो सकती है, बिल्कुल सही है। जन्मजात से मैक्सिमम आपकी विकलांगता होती है। तो सही आंसर देख लेंगे यहीं से, दोनों सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी, एक और दोनों सही है दे दिया है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जे.एच. बेकर ने विकलांगता के संबंध में क्या कहा है। ऑप्शन ए है विकलांग व्यक्तियों में किसी प्रकार की शारीरिक निर्बलता हो सकती है, ऑप्शन बी है विकलांगता के कारण व्यक्ति किसी कार्य को या तो पूरा कर सकता है या तो नहीं कर सकता है, और ऑप्शन सी है ए और दोनों, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो आप लोग इसको पढ़ के ही जान जाओगे, विकलांग व्यक्ति किसी भी प्रकार की शारीरिक निर्बलता हो सकती है, सही बात है। हाथ का हो सकता है, पैर का हो सकता है, बहुत सारी शारीरिक निर्बलता हो सकती है। तो सही हो रहा है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है क्या, विकलांगता के कारण व्यक्ति किसी कार्य को या तो पूरा कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये भी सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही आंसर, एक और दो दोनों सही है। अगला प्रश्न है, क्या मन संबंधता विकलांगता में शामिल हो सकती है। मन संबंधता विकलांगता में शामिल हो सकती है या नहीं, इसको बताना है। ऑप्शन ए है हाँ, ऑप्शन बी है नहीं, ऑप्शन सी है एक और दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ये तो आएगा नहीं, ये तो फंस रहा है, नहीं आएगा। हाँ या ना में जवाब देना है। तो सही बात है हाँ, विकलांगता के अंतर्गत मन संबंधता आती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको कथन दिया गया है, पहला, सफलता प्राप्ति में किसी प्रकार की वांछित कमी बालक के विकास तथा परिपक्वता को प्रभावित करती है। कथन 2 है, उपरोक्त वर्णित विकास तथा परिपक्वता की कमी विकलांगता कहलाती है। इसके लिए आपको बताना क्या चीज़ कि कौन सा कथन सही है बताना। ठीक, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है केवल एक सही है, ऑप्शन बी है केवल 2 सही है, ऑप्शन 3 है 1 और 2 सही है, और ऑप्शन डी है न तो 1 सही है और न तो 2 सही है। तो देखो आप लोग पहले कथन ही देख ले,
क्या है, सफलता प्राप्ति में किसी प्रकार की वांछित कमी बालक के विकास तथा परिपक्वता को प्रभावित करती है, तो बिल्कुल प्रभावित करती है। तो ये तो सही हो रहा है हमारा कथन नंबर 1। कथन नंबर 2 क्या है, उपरोक्त वर्णित विकास तथा परिपक्वता की कमी विकलांगता कहलाती है। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। विकास और परिपक्वता की कमी को हम लोग विकलांगता बोल सकते हैं। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, क्लेमेंट ने वर्ष 1966 में अधिगम असमर्थी बालकों की कितनी विशेषता बताई है। क्लेमेंट एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने 1966 में अधिगम असमर्थी बालकों की विशेषता बताई थी। तो उसकी संख्या कितनी है इसको आपको बताना है। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 4। इसका सही आंसर देखें तो सही आंसर होगा 9, ऑप्शन नंबर बी। क्लेमेंट ने 1966 में अधिगम असमर्थी बालकों की विशेषता कितनी बताई थी, 9 बताई थी। अगला प्रश्न है, कौन से बालकों को शब्द ग्रहण करने व देखने में भी कठिनाई होती है, अर्थात बिना भाव के समझने बोलकर करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। ऐसे बालक कौन होते हैं जिनको क्या जी, शब्द ग्रहण करने में कठिनाई व देखने में, दोनों में कठिनाई होती है। अर्थात क्या बताया कि भावों को समझ नहीं सकता है, मतलब देखने में कठिनाई हो रहा है तो, और बोलकर पढ़ने में कठिनाई मतलब शब्द ग्रहण करने में कठिनाई का अनुभव करता है। तो ऐसे बालक कौन होते हैं, या फिर ऐसे बालक को हम क्या कर सकते हैं उसको बताना है। ऑप्शन ए है प्रतिभाशाली बालक, नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ऐसा प्रतिभाशाली बालक में नहीं होता है। ऑप्शन बी है समस्यात्मक बालक, के भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी है अधिगम असमर्थी बालक, इसको बोल सकते क्योंकि अधिगम असमर्थी मतलब वो सीख नहीं पा रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, अधिगम असमर्थी बालक। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, पिछले बालक नहीं बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम असमर्थी बालकों हेतु सुधारात्मक प्रविधि है। ऑप्शन ए है अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग करें, ऑप्शन बी है बालकों के अधिगम हेतु चित्रों का अधिक प्रयोग करें, ऑप्शन सी है बहु ज्ञानेंद्रीय उपागम को अपनाना, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। देखो इस प्रश्न में पूछा क्या गया है आपको, अधिगम असमर्थी जो बालक है उसमें अगर सुधार लाना है तो उसके लिए विधि क्या हो सकती है उसको बताना है। तो अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग करना, हाँ ये करना चाहिए, एक हम कर सकते हैं, मानता है। ठीक, ऑप्शन बी है बालकों के अधिगम हेतु चित्रों का प्रयोग करें, बिल्कुल इससे उन लोगों को थोड़ा जल्दी से समझ में आ सकता है, ऐसा हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन सी है बहु ज्ञानेंद्रीय उपागम को अपनाना, हाँ ये भी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी, हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको फिर से कथन दे दिया गया है, इन कथन को पढ़ को आपको सही जवाब देना होगा। इसके लिए आपको कथन नंबर 1 दिया है, विकलांग बालकों को अपने अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करना चाहिए। कथन 2 है, क्योंकि वह अपनी कुछ कमियों की वजह से वे अपने समय का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। इसके लिए आपको बताना क्या है कि उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है, इसको आपको बताना है। इसके लिए आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, केवल एक सही है, ऑप्शन बी है केवल 2 सही है, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों सही हैं, और ऑप्शन सी है न तो 1 सही है और न तो 2 सही है। देखो पहले कथन को देख लेते हैं एक बार। कथन में देखो क्या कहा गया है, विकलांग बालकों को अपने अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि अपनी कुछ कमियों की वजह से वे अपने समय का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। हाँ तो बिल्कुल सही है, दोनों कथन आपका सही होगा कि विकलांग बालकों को अपने अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि भैया उसकी अक्षमता थोड़ी सी शारीरिक दोष के कारण वो लोग समय का अच्छे से सदुपयोग नहीं कर पाते, इसलिए उसको अवकाश के जो समय है उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो आपका कथन 1 और कथन 2 दोनों सही पाया जा रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से आपको कथन दे दिया गया है, इसके लिए आपको कथन 1 दिया है, भारत में करीब 25 लाख बालक शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग है, और कथन 2 दिया है, विकलांगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समुचित शिक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य है। इसके लिए आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, क्या बताना है, पहले सही कथन बताना है। ठीक, इसको हमेशा ध्यान रखना, कई बार सही नहीं है भी पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रख के ही आप लोग आंसर लगाना। ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी है केवल 2 सही है, ऑप्शन सी है 1 और
दो दोनों सही हैं, और ऑप्शन डी है ना तो एक सही है और ना ही दो सही हैं। चलो कथन को एक बार देखते हैं। कथन एक में क्या है, भारत में कभी करीब 25 लाख बालक शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। कथन दो है, विकलांगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समुचित शिक्षा व्यवस्था, हाँ बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कथन नंबर दो भी सही हो रहा है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है आपको। फिर से कथन दे दिए गए हैं आपको। कथन नंबर एक दिया है, विकलांग बालकों को व्यावसायिक शिक्षण, प्रशिक्षण तथा जीविकोपार्जन की व्यवस्था करना अनिवार्य है। ऑप्शन बी है, कथन नंबर दो है, विकलांग बालकों के लिए सामान्य शिक्षा के साथ ही विशेष शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। इन दोनों कथनों में आपको क्या बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसको हमेशा देखना, आप लोगों को पहले से ही बता रहा हूँ कौन सा कथन सही है। तो देखो, विकलांग बालकों को व्यवसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण तथा जीविकोपार्जन की व्यवस्था करना अनिवार्य है, तो कथन नंबर एक बिल्कुल सही हो रहा है। कथन नंबर दो है, विकलांग बालकों के लिए सामान्य शिक्षा के साथ ही विशेष शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, कथन नंबर दो भी सही है। देखो, आप लोग इसको कॉमन सेंस ही बना सकते हो, दोनों कथन सही हैं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से कथन और प्रश्न आ गए हैं। आजकल ऐसे प्रश्न मैक्सिमम सी टेट में ज़्यादा पूछे जाते हैं, किसमें, सी टेट में, इसलिए ऐसे टाइप के प्रश्नों का मैं थोड़ा सा इसमें ऐड किया हूँ, इंक्लूड किया हूँ। ठीक, कथन एक दिया है, यह सामाजिक अवधारणा है कि विकलांग बालक कुछ भी करने में असमर्थ है। और कथन दो है, वस्तुतः विकलांग बालक कुछ क्षेत्रों में ही कार्य करने में असमर्थ रहता है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन क्या पूछा है, सही है, इसको हमेशा देखना है, सही है उसको बताना। देखो, तो ऑप्शन नंबर एक, कथन नंबर एक क्या बोल रहा है आपका, सामाजिक अवधारणा है कि विकलांग बालक कुछ भी करने में असमर्थ है, तो बिल्कुल यह सामाजिक अवधारणा है आप हमारे समाज की, कि विकलांग बालक को क्या सोचते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता विकलांग है करके, तो आप कथन नंबर एक हमारा सही हो रहा है। कथन नंबर दो क्या है, वस्तुतः विकलांग बालक कुछ क्षेत्रों में कार्य करने में असमर्थ रहता है, सही बात है, ये भी सही है। क्योंकि देखना, अगर किसी का पैर में थोड़ा सा दिक्कत है, तो जैसे दौड़ने चलने में उसमें तो करने में असमर्थ होगा, बाकी हैंड वाला काम है और कुछ वाला काम है तो उसको तो कर लेगा भाई। ठीक, तो उसको ये नहीं बोल सकते कि वो पूर्णतः हर चीज़ करने में असमर्थ है करके। लेकिन यहाँ पे क्या है, सामाजिक अवधारणा की बात की है, इसलिए ये कथन आपका सही हो रहा है। तो कथन एक भी सही हो रहा है, कथन दो भी सही हो रहा है, तो सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम असमर्थीय बालकों के लिए कौन सा सुझाव असत्य है। इसको आपको देखना है, एकदम ध्यानपूर्वक देख के आप लोगों को आंसर लगाना। असत्य कथन बताना किसके लिए, अधिगम असमर्थीय बालकों के लिए। इसके लिए आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, सुलेख में सुधार, अंक गणितीय योग्यता में सुधार, संवेदात्मक विकास, और ऑप्शन नंबर डी है पाठ्यक्रम संबंधित सुझाव। देखो, तो क्या असत्य कथन बताना, ठीक, तो असत्य कथन हो जाएगा आपका संवेदात्मक विकास। संवेदात्मक विकास से आपके अधिगम असमर्थी बालकों से संबंध नहीं है। सुलेख में सुधार संबंध है, अंगगणितीय योग्यता में भी विकास कर सकते हैं, पाठ्यक्रम संबंधित सुझाव भी कर सकते हैं, तो तीनों सही हैं। आपके ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है, संवेदात्मक विकास जरूरी नहीं है। ठीक, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1998 में किसने अपना लेख अधिगम असमर्थी बालकों को शिक्षा आयु के विषय में लिखा। 1998 में एक लेख लिखा गया था जो कि अधिगम असमर्थी बालकों को शिक्षा आयु से संबंधित था। उसको किसने लिखा है, इसको आपको बताना है। ऑप्शन ए है क्लेमेंट ने, ऑप्शन बी है विलियम और हाउंसेल ने, ऑप्शन सी है ह्यूट तथा फॉर्निस ने, और ऑप्शन डी है कोपिज ने। इसका सही आंसर देखेंगे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, विलियम्स और हाउंसेल ने लिखा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। आपको फिर से कथन वाला प्रश्न दिया गया है, ऑप्शन आपको इसके लिए दिया जाएगा, उसको आपको देखकर इसका आंसर देना है। कथन एक पहले देख लेते हैं। कथन एक है, सामान्य शिक्षक को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि उसकी कक्षा में अधिगम असमर्थी बालक है।
कथन 2 है शिक्षक विशेष की सहायता ले सकता है। कथन 3 है स्कूल स्तर पर अधिगम असमर्थी बालकों की कार्य क्षमता का विकास करने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश होनी चाहिए। और ऑप्शन डी है शिक्षक को अधिगम असमर्थी बालक के लिए अच्छे सामान्य सहपाठी की व्यवस्था करनी चाहिए। इसमें आपको क्या बताना देख लो, उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है इसको बताना। क्या बताना है, कौन सा कथन सही है इसको बताना है। सबसे पहले कथन में थोड़ा सा विचार करते हैं कि कथन क्या बोलता है हमारा। सामान्य शिक्षक को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि उसकी कक्षा में एक अधिगम असमर्थी बालक है, तो ये कथन बिल्कुल सही हो रहा है, आपको जानकारी होनी ही चाहिए। कथन 2 है शिक्षक को विशेष की सहायता ले सकता है, हाँ ये भी जरूरी है, कुछ विशेष चीज़ की सहायता आप लोग ले सकते हो। कथन 3 है स्कूल स्तर पर अधिगम असमर्थी बालकों की कार्य क्षमता का विकास करने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, हाँ तो ये भी बिल्कुल आपको करनी चाहिए। और कथन 4 है शिक्षक को अधिगम असमर्थी बालक के लिए अच्छे सामान्य सहपाठी की व्यवस्था करनी चाहिए, तो बिल्कुल ऐसा करनी चाहिए। तो आप कथन नंबर 4 भी सही हो रहा था। देखो आपका चारों कथन सही हो रहा है, तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ए सभी। अगला प्रश्न है अधिगम तथा असमर्थी बालकों की पहचान है। अधिगम असमर्थी बालकों की पहचान क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है निरीक्षण, ऑप्शन बी है भाषा परीक्षण, ऑप्शन सी है उपलब्धि और ऑप्शन डी है ए सभी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ए सभी। आपके निरीक्षण से, भाषा परीक्षण से, उपलब्धि परीक्षण से आप लोग अधिगम असमर्थी बालकों की पहचान कर सकते हैं, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। इसका सही आंसर देखें तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 3। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के 3 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें प्रकार बताना। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के प्रकार है, आपको ये प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के 3 प्रकार होते हैं, ठीक। तो इसमें उसके प्रकार का नाम बताना है। इसमें आपको सिर्फ कितने प्रकार होते हैं उसको बताना था, तो हम लोग क्या बताए 3 प्रकार होते हैं, लेकिन उसका नाम क्या है इसको आपको इन ऑप्शन में से देख के बताना है। इस प्रश्न में प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के प्रकार के नाम बताना है आपको, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर ए दिया है मस्तिष्क स्तंभ, ऑप्शन नंबर बी दिया है एथेटोसिस, ऑप्शन सी है सतासिया और ऑप्शन डी है ए सभी। तो इसका सही आंसर देखें तो मस्तिष्क स्तंभ, एथेटोसिस तथा सतासिया ये तीनों जो है आपके प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के प्रकार है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। कितने प्रकार बताया था पिछले प्रश्न में, 3 प्रकार, और उसका नाम कौन कौन सा है, मस्तिष्क स्तंभ, एथेटोसिस तथा सतासिया। इसको आप लोगों को याद रखना। हो सकता है इसमें से एक नाम दे दिया जाएगा, तो उसको आप लोगों को बनाना है, और बनाओगे कब, जब ये तीनों के नाम आपको याद रहेगा। अगला प्रश्न है अधिगम बालकों की असमर्थताओं का क्या कारण है। ऑप्शन ए है दोषपूर्ण मस्तिष्कीय कार्यप्रणाली, ऑप्शन बी है अर्ध सामान्य शारीरिक विकास और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं तो आएगा ही नहीं, सही आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों आपके दोषपूर्ण मस्तिष्कीय कार्य प्रणाली तथा अर्ध सामान्य शारीरिक विकास दोनों जो है असमर्थता के कारण है। आप लोग इसको देख कर ही जान सकते हो, दोषपूर्ण मस्तिष्क है तो कहाँ से अच्छे से वो सीख पाएगा, और आधा उसका शारीरिक विकास आधा हुआ है तो कहाँ से सीख पाएगा, तो दोनों इसका सही कारण है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है अधिगम असुविधा युक्त बालक कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, मतलब 3 प्रकार के होते हैं। कौन कैसे बालक पूछा गया जी यहाँ पे, अधिगम असुविधा युक्त बालकों के प्रकार है 3। अगला प्रश्न है
वंचित बालकों की शिक्षा को निम्न में से किस प्रयास द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता है? जो वंचित बालक है उसके शिक्षा को निम्नलिखित में से किस प्रयास द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता है, ये पूछा गया है। ठीक, ऑप्शन ए है सृजनशीलता को प्रोत्साहित करके, तो ऐसा करके तो बढ़ा सकते हैं, तो ये इसका सही आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी है शिक्षा के अधिकार द्वारा, शिक्षा के अधिकार देकर भी हम लोग क्या बढ़ा सकते हैं, तो ये भी इसका सही आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी है जातिगतता को त्याग कर, तो जातिगतता को त्याग कर भी हम लोग इसकी शिक्षा को बढ़ा सकते हैं किस है, तो ये भी इसका सही आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी है पब्लिक स्कूल में दाखिला दिलाकर, तो इसका सही आंसर होगा पब्लिक स्कूल में दाखिला दिलाकर हम लोग क्या चीज़ वंचित बालकों की शिक्षा को बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को अधिगम निर्योग्य नहीं कर सकते, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, शिक्षक के बिना अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं, और ऑप्शन डी है अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की जरूरत नहीं होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। ठीक, वो विद्यालय द्वारा जितना भी उपलब्ध कराते हैं उससे ही अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना, ऑप्शन बी है सह शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना, ऑप्शन सी है ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर या ग्रेड में प्रोन्नत करना, और ऑप्शन डी है आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना। तो देखो आप लोग इसको ऑप्शन सी समझ में आ जाएगा, प्रतिभाशाली बच्चों के संवर्धन का एक सही संदर्भ होगा ऑप्शन नंबर सी, ऐसे विद्यार्थियों को जो वर्तमान ग्रेड में है उसको और उच्च ग्रेड में प्रोन्नत करने की कोशिश करेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? इसके लिए आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना, ऑप्शन बी है शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना, दोनों गलत। ऑप्शन सी है अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना, ये भी बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन डी है दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। तो सही आंसर कौन सा निकल के आया हमारा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। किसके लिए है जी? प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए कौन सी गतिविधियां उपयुक्त है पूछा गया है, तो उपयुक्त गतिविधियां होगी कि दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना, ये उसके लिए एक अच्छी गतिविधि होगी। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, ऑप्शन ए है सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया अच्छे नहीं होते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है भैया, प्रतिभाशाली बालक ऐसे नहीं होते हैं। ऑप्शन बी है सामान्यतः अपने शिक्षक को पसंद नहीं करते हैं, ये भी बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन सी है बिना किसी सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं, और ऑप्शन डी है मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में संभवतः अच्छा निष्पादन करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देखो मानव के लिए क्या बोल रहा है, मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में संभवतः अच्छा निष्पादन करते हैं, ये आपके प्रतिभाशाली बालक होते हैं कि बिना किसी सहायता से अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास कर लेते हैं, ये इसका सही आंसर नहीं होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। किसके लिए है जी? प्रतिभाशाली बच्चे कैसे होते हैं उसको बताना है के लिए है। तो कैसे होते हैं प्रतिभाशाली बच्चे? मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में संभवतः अच्छा निष्पादन करता है। अगला प्रश्न है विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालने के लिए शिक्षार्थियों को सृजनात्मकता मार्ग उपलब्ध कराना, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, विद्यालय का नाम रोशन करना, और ऑप्शन डी है अभिभावकों को संतुष्ट करना। देखो इसमें क्या पूछा गया है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां जो होती है हाई स्कूल में, संगीत तथा नृत्य प्रस्तुतियां होती है, और विद्यालय में पत्रिका भी निकाला जाता है। ठीक, तो इसका मूल उद्देश्य क्या है उसको पूछा गया है। तो मूल उद्देश्य क्या होगा भाई?
आपका ऑप्शन नंबर ए ही होगा। क्या चीज़? शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध करना। सही बात है। जब आप लोग विज्ञान कला प्रदर्शनियाँ करोगे, संगीत या नृत्य में की प्रस्तुतियाँ दोगे, या विद्यालय पत्रिका में भाग लोगे, कुछ लिख के उसमें दोगे, तो क्या होगा? विद्यार्थी के आपके सृजनात्मक मार्ग ही उपलब्ध कराएंगे, आपके सृजनात्मकता में विकास होगा। ठीक, विभिन्न व्यवसाय के लिए प्रशिक्षित करना इतनी हो सकता है, विद्यालय का नाम रोशन करना ये भी नहीं हो सकता है, और अभिभावकों को संतुष्ट करना तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आज की इस एमसीक्यूज का ये हमारा आखिरी प्रश्न था। आज के इस एमसीक्यू में की कितना? टोटल 30 प्रश्न। मुझे उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि ऐसे टाइप के जितना भी कंपटीशन एग्जाम हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में, या फिर छत्तीसगढ़ के बाहर, मतलब सेंट्रल लेवल में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, सभी की तैयारी इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को कराता हूँ, और एक अच्छे वे से कराता हूँ। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मेरे वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय जोहार और जय छत्तीसगढ़।